हेलो दोस्तों, आपका यूपी बिहार सक्सेस मंत्रा की क्लास में स्वागत है दोस्तों। अ, इस क्लास में दोस्तों आपको संविधान से संबंधित पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और उससे संबंधित एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं कंटिन्यूअस इस क्लास को आगे बढ़ा सकूं दोस्तों। दोस्तों, मैंने प्रस्तावना से संबंधित पाठ डाला हुआ है, नागरिकता से संबंधित पाठ डाला हुआ है तथा उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी डाले हुए हैं। मूल अधिकार भी पढ़ा हुआ है दोस्तों। और मैंने वीडियो बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है, ताकि कम समय में आपको सही से सही अच्छे से अच्छे रिवीजन कर सके और पूरा देख सके, पूरे पाठ को देख सके कम समय में। दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, जो कि संविधान का चैप्टर है। चलिए बात करते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4, जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कौन सा भाग है? भाग 4। कौन सा भाग? भाग 4। भाग 3 किससे संबंधित था? मूल अधिकार से। भाग 2 नागरिकता से संबंधित था। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? अगर ये भाग है तो कहाँ से इस भाग को लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व का भाग पूछेगा क्वेश्चन पहला कि कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग 4। अनुच्छेद कौन सा है? तो 36 से 51। और कहाँ से इसको लिया गया है? अब इतना सारा चीज़ हुआ तो कहाँ से इसको लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जो कि सबको याद करने में बहुत कठिनाई होती है, इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 दिया है, तो अनुच्छेद 36 इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। जो भाग 4 जो कि हम लोग पढ़े थे मूल अधिकार में, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी। अब भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी वही राज्य की परिभाषा लागू हो सकती है। अब दिया है अनुच्छेद 37 भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। अब है 38 में दिया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और 39 क में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है दोस्तों। अब 39 के बाद यहाँ समान न्याय मिला और निःशुल्क विधिक सहायता मिली, तो ग्राम पंचायतों का संगठन होने लगा। और ग्राम पंचायत का संगठन जब हुआ तो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? 40 के तहत। अब ग्राम पंचायतों का जब संगठन होने लगा तो कुछ दशाओं में वहाँ के जो लोग थे, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी उन्हें किया जाने लगा। अनुच्छेद नंबर 41 में यह बात कहा गया है। एक दूसरे से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जब अधिकार मिला, तो राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल, अब जो वहाँ काम शिक्षा पा रहा है तो उसको क्या करेगा? उसको अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए बंद किया गया, अनुच्छेद 42। अब कुछ दशाओं में काम शिक्षा, जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन हो गया, फिर उसके बाद वहाँ 40 ग्राम पंचायतों का संगठन हो गया, फिर कुछ दशाओं में वहाँ के लोग काम और शिक्षा सहायता पाने लगे, तो ये 41 हो गया। और जो लोग काम पाए थे तो उन्हें क्या करना है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को उनके अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। ये 42 में था। 43 में क्या है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर क्या हो सके? ऊपर उठ सके। ये है 43। अब 43 का क्या है? उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। इसको
दिख रहा है कि 43 संविधान में 97 संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया था। 44वें में क्या है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अब 45 में कह रहा है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। व्यवस्था पहले यही था कि वे 14 वर्ष से कम बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, लेकिन हुआ ये कि 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना जाता है। 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा और स्थिति प्रदान कर दी गई। तब इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया जो इस प्रकार था कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। कितने वर्ष से क्या किया गया था पहले कि 14 वर्ष तक के जो बालक रहेंगे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन हुआ ये कि 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार में जब शामिल किया जाता है तो उसकी जगह पे, इस अनुच्छेद की जगह पे राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। अब अनुच्छेद 46 है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों। अब कह रहा है 47 के राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा कि किस तरह उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाएगा। जैसे उसके बाद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन की बात किया गया है कि कृषि और किस तरह पशुपालन का संगठन किया जाएगा। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा में निदेशक तत्व जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ पे कृषि और पशुपालन का जब संगठन हो गया तो फिर क्या किया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान तथा वस्तुओं के संरक्षण की बात की जाने लगी कि अब जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाए, तो अनुच्छेद नंबर 49 के तहत। उसके बाद फिर 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। फिर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई और 51 में मूल कर्तव्य का बात किया गया दोस्तों।